प्यारे बच्चों, नाइन्थ ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में। एक्यूट डिजीज़ क्या होती है और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी किसी भी जो बीमारी है, कोई भी रोग है ना, उसकी जो अभिव्यक्ति है कि कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर है तो वो कितने दिन बाद या कितने समय में वो हमारी बॉडी के ऊपर उसके सिम्टम्स जो है नज़र आ रहे हैं या उसका प्रभाव या इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर नज़र आ रहा है ना, उसको अपन कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन को मतलब शो करने में या उसके इफ़ेक्ट को, अभिव्यक्ति को शो करने के लिए वो कारण, उनका रीज़न है कि भाई कौन, बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसको प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ वी प्रिसीव द डिजीज़ इज़ इट्स ड्यूरेशन, है ना। यानी एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो किसी भी बीमारी के अभिव्यक्ति का, वो है ड्यूरेशन, यानी कोई भी बीमारी जो है वो कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए हमारे साथ हैं, है ना, वो जो है किसी भी डिजीज़ को इफ़ेक्ट करने में या उसके इफ़ेक्ट को या उसके मैनिफेस्टेशन को शो करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ड्यूरेशन की बात करते हैं अपन कि कितने समय से ये बीमारी है ना। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है ना कि कितने समय से आप इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, है ना। तो सम डिजीज़ लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़, है ना। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ ही समय हमारे साथ रहती है और ऐसी जो डिजीज़ होती है उनको हम एक्यूट डिजीज़ के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज, जैसा कि अपन कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड जो होता है, सामान्य सर्दी जुकाम, है ना, वो कुछ दिन रहता है, 2-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा उसका इफेक्ट जो है 5 या 6 दिन रहता है ना। तो ये शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है। इसलिए ऐसी जो डिजीज़ होती है उसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। अदर एलिमिनेट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। और कुछ डिजीज़ ऐसा होता है जिसका इफ़ेक्ट जो है बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर रहता है या लंबे समय से हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ से सफ़र करते हैं। तो ऐसी जो डिजीज़ होती है उनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि एन एग्जाम्पल इज़ द इन्फेक्शन कॉजिंग एलिफेंटाइसिस, है ना। एलिफेंटाइसिस की जो डिजीज़ है ना, जिससे इंडिया के कुछ पार्ट्स जो हैं, भारत के अंदर कुछ स्टेट हैं और कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर ये बीमारी जो है लोगों को हो जाती है। तो एलिफेंटाइसिस का इसका सिम्टम्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इस एलिफेंटाइसिस को अपन हिंदी में कहते हैं फील पाँव या हाथी पाँव, है ना। यानी अपने जो पैर हैं वो कितने कैसे हैं अभी देखो, है ना। तो इसका डायमीटर बहुत ही कम है अपने पैरों का, लेकिन क्या होता है कि ये अपने पैर जो है हाथी जैसे हो जाते हैं। कोई पर्टिकुलर एक पैर, है ना, दोनों नहीं होते, किसी किसी के दोनों भी हो सकते हैं। तो ये पैर जो है वो हाथी जितने मोटे हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं अपन एलिफेंटाइसिस। तो बहुत सारी इंडिया के कुछ रीज़न ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर इस तरीके का बीमारी जो है होती है। और ये अब उस जो भी बंदे के ये बीमारी होती है वो उसकी लाइफ टाइम रहेगा, वो ठीक भी नहीं होती। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स या ऐसी डिजीज़ जो होती है उसको अपन क्रॉनिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट टाइम के लिए होती है और क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और यहाँ तक कि कभी कभी डेथ तक ये रहती है ना। तो यहाँ एक्टिविटी 13.4 दे रखी है, उसमें आकर रखा है कि आप अपने जो एरिया है
नेबरिंग एरिया उसके अंदर सर्वे करें कि हाउ मैनी पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिजीज़, है ना, ऐसे कौन कितने लोग हैं जो एक्यूट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, है ना, लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने से। और हाउ मैनी पीपल डेवलप्ड क्रॉनिक डिजीज ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, है ना, बहुत सा इसी सेम 3 महीने के पीरियड में, 3 मंथ के पीरियड में कितने लोगों को ऐसी क्रॉनिक टाइप की डिजीज़ जो है वो डेवलप हुई है ना। एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ इन योर नेबरहुड। और कुछ ऐसे भी हैं होंगे जो लंबे समय से ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके भी नंबर आपको अगर कर सको तो ये सब देखें अपने आसपास में। तो आर द आंसर टू क्वेश्चन 1 एंड 2 डिफरेंट, तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो कम लोगों को है, एक्यूट डिजीज़ बहुत सारे लोगों को होती है। आर द आंसर टू क्वेश्चन 2 एंड 3 डिफरेंट, तो बिल्कुल 2 एंड 3 भी डिफरेंट मिलेंगे आपको, है ना। तो डू यू थिंक कुड बी द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस, इनका डिफरेंस क्यों होते हैं इतना, है ना, इसका कारण भी आप सोच सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफेक्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। और ये जो डिफरेंस आपको लग रहा है कि भाई किस कारण से ऐसा डिफरेंस है कि एक्यूट डिजीज़ ज़्यादा लोगों को होती है और क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो कुछ एक लोगों को होती है, और क्रॉनिक डिजीज़ में कुछ महीने से कम है, कुछ महीने में ज़्यादा है ना। तो ये इसका जनरल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इस पर भी आप विचार करें। अब आता है क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ, है ना। क्रॉनिक डिजीज़ और पुअर हेल्थ के बारे में अपन बात करते हैं। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, है ना। एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ जो है हमारी हेल्थ के ऊपर अलग अलग तरीके का इफ़ेक्ट डालती है। एनी डिजीज़ दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ, है ना। जो कुछ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जो है अगर उसके कारण से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है वो पुअर है ना, तो वो भी हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे, है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी, है ना। इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स का जो वेल फंक्शनिंग है हमारे को हेल्दी रखने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यानी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डिफ़िकल्टी में है तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, कुछ न कुछ हमारे बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट होगा। बट एन एक्यूट डिजीज़ विच इज़ ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, है ना, वाइल द क्रॉनिक डिजीज़ विल डू सो। यानी कि जो एक्यूट डिजीज़ जो कि बहुत ही जल्दी, वेरी सून जो है वो ख़त्म हो जाती है ना, उसका हमारी हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है जितना कि क्रॉनिक डिजीज़ का होता है। अगर अपन एग्जांपल के लिए देखें तो थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड, अगर आप सर्दी जुकाम की बात करें तो विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि हमारे को समय समय पर होती रहती है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन वीक और सो, हम एक सप्ताह के अंदर इस बीमारी से या कॉमन कोल्ड से, कफ और कोल्ड से हम ठीक हो जाते हैं, वापस हेल्दी हो जाते हैं। एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, और इसका अपनी हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विथ अ क्रॉनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स, है ना, अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें और अगर हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे एक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, है ना, लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस जिसको अपन टीबी कहते हैं, है ना, तो अगर हम टीबी से सफ़र कर रहे हैं तो बीइंग ऑल इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लॉस वेट, है ना, लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। अगर आप पिछले कई दिनों से ऐसी ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो इससे इसका आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा। लूज, है ना, लॉस ऑफ वेट, हमारी जो वज़न है वो धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, है ना, भार कम पड़ जाएगा, हमारा वज़न कम पड़ जाएगा। और दूसरा, हम अपने आप को टायर्ड यानी थका हुआ महसूस करेंगे, है ना, ऑल टाइम, हमेशा। तो वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़, अगर हमारे को एक्यूट डिजीज़ है तो हम
कुछ एक दिन ही स्कूल नहीं जा पाते हैं, 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, है ना। बट अ क्रॉनिक डिजीज विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो what is being taught in school and reduce our ability to learn। अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो हम स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, है ना। और अगर चले भी गए तो हम हमारी एबिलिटी जो है ना लर्निंग की, वो हम धीरे धीरे क्या होते हैं वो खोने लग जाती है, कम पड़ जाती है, और क्या पढ़ाया जा रहा है हमें समझ में नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ, है ना। लंबे समय से हम पुअर हेल्थ रह जाती है हमारी। इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज़, अगर हमारे को क्रॉनिक डिजीज़ है ना, तो क्रॉनिक डिजीज़ देयर फॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक्यूट डिजीज़ का हमारे ऊपर कम इफेक्ट होता है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, और हम हमारे जो है बहुत सारे जो इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर इसका शो होता है। अब है कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, या बीमारियां किस कारण से होती है ना। तो देखेंगे आप व्हाट कॉजेज़ डिजीज़, वो कौन से कारण हैं जिनसे बीमारियां होती है। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिजीज़ वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज़, है ना। तो अगर अपन इन कॉजेज़ के बारे में सोचें तो इसके बहुत सारे लेवल हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल, चलिए अपन एक एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं। इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, है ना, कि हमारे आसपास में ऐसा कोई बेबी है, कोई बच्चा है जो लूज मोशन से सफ़र कर रहा है ना, उसको दस्त वगैरह लग रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज़ प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई न कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, है ना, तो उसी के कारण से ऐसा लूज मोशन वाली शिकायत है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम। भाई इसको इन्फेक्शन हुआ कहाँ से, है ना। बच्चा है, उसको हम हमेशा उसकी केयर करते हैं, फिर भी उसको इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो हम कहेंगे हमने पता किया तो हमें पता चला कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को इसको पिलाया गया और इस कारण से इसको इन्फेक्शन हुआ। लेकिन एक बात और आती है, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चों को वही पानी बहुत सारे बच्चों को पिलाया जाता है। सो वाई इज़ इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। तो केवल एक ही बच्चे को ऐसा क्यों हुआ लूज मोशन वाला, है ना, तो अदर बेबीज़ को ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। तो वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी, है ना। हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जिसको ये प्रॉब्लम हुई लूज मोशन की, तो शायद ये इसकी हेल्थ जो थी वो पुअर थी, है ना। इसकी स्वास्थ्य हो सकता है, हेल्थ इसका पुअर हो सकता है ना, ये हेल्दी नहीं हो सकता, इसलिए इसको जल्दी से इस बीमारी ने इसको अपने चपेट में ले लिया। एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट। अगर आप किसी हेल्दी बेबीज़ को उसी जगह पर एक्सपोज करोगे और एक वीक बेबी को अगर वहाँ पर एक्सपोज करोगे, तो वीक वाला जो बेबी है जिसकी हेल्थ वीक है ना, तो वो जो है इससे जल्दी ही सफ़र करने लग जाएगा, जल्दी ही वो कॉट कर लेगा डिजीज़ को, है ना। तो वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी। अब बात यहाँ आती है कि बेबी हेल्दी क्यों नहीं है ना। तो परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड, है ना, शायद इसलिए कि इसको अच्छा भोजन नहीं मिला, इसका नरिशमेंट अच्छा नहीं हुआ, इसको खान पान इसका अच्छा नहीं है ना। एंड डज नॉट गेट एनफ फूड, शायद इसको खाना बराबर नहीं मिला। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकंड कॉज ऑफ द डिजीज़। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा कारण है कि लैक ऑफ फूड, है ना, भोजन की कमी जो है वो भी किसी भी व्यक्ति को बीमार करने में, नरिशमेंट नहीं है अगर अच्छा था तो वो भी किसी भी व्यक्ति को बीमार करने का रीज़न हो सकता है। परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर, शायद ये बच्चा उस फैमिली से बिलोंग करता है जो पुअर फैमिली हो, है ना। तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम
genetic differences that make it more likely to suffer from loose motion when exposed to a pathogen, है ना। शायद ये जो बच्चा है जिसको लूज मोशन है, तो उसका जो जेनेटिक जो लेवल है ना, वो भी डिफरेंट हो सकता है, या पुअर जेनेटिक करेक्टर्स हो सकते हैं, है ना, जिसके कारण ये अगर इसको पैथोजन के में अगर इसको रोग कारक, है ना, जीवाणुओं के बीच में पैथोजन बोलते हैं जो रोग को पैदा करने वाले जीव हैं, अगर उस जगह पर इसको ले जाया जाएगा तो शायद ये जल्दी ही उससे सफ़र करने लग जाएगा। विदाउट द पैथोजन the genetic differences or the poor nourishment alone would not lead to loose motion। अगर अगर पैथोजन नहीं है, विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंसेस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन, है ना। अगर बीमारी कारक या रोग कारक या पैथोजन नहीं है तो केवल जेनेटिक डिफरेंसेस से और पुअर नरिशमेंट से ही, है ना, कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, लूज मोशन नहीं हो सकता। बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिजीज़, लेकिन ये जो है दोनों किसी भी डिजीज़ को कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हो सकते हैं, उसको बढ़ाने में अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो वाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी, तो उस बेबी के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं था, है ना। और परहैप्स, शायद इसका रीज़न हो सकता है, परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लाइव, है ना। शायद वो जिस फैमिली में बेबी रहता है उस जगह पर जो पब्लिक सर्विस जो है वो क्या हो सकती है, पुअर हो सकती है ना। वहाँ की जो वाटर सप्लाई करने वाली जो एजेंसी है वो सही से उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है ना। तो सो पुअर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबीज डिजीज, शायद ये तीसरा रीज़न हो सकता है, पुअर्टी और पब्लिक सर्विस, है ना, लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, इसलिए हम देख सकते हैं कि किसी भी बीमारी को होने में दो कारण हो सकते हैं, एक तो इमीडिएट कॉजेज हो सकते हैं और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हो सकते हैं, है ना। तो आल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कॉजेज रादर देन वन सिंगल कॉज, इसलिए किसी भी बीमारी को होने में किसी एक ही कारण नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेज, है ना। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। तो एज वी हैव सीन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज़। अगर हम डिजीज़ के कारणों का, अगर हम डिजीज़ की कॉजेज़ का अगर अपन बात कर रहे हैं तो उस समय हमें हमारे माइंड में पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वी कैन टेक द अप्रोच अ लिटिल फर्दर, है ना, हमें इससे ज़्यादा आगे की तरफ सोचना चाहिए। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज़ एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप। हम किसी भी बीमारी के या किसी भी डिजीज़ के इमीडिएट कॉजेज़ को अगर अपन देखें, है ना, तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, दो विविधकारी प्रकार उसके हो सकते हैं। तो वन ग्रुप ऑफ कॉजेज इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट्स and mostly microbes or microorganisms। Disease where microbes are the immediate causes are called infectious disease, है ना। वो बीमारियां जहाँ पर माइक्रोब्स जो है वो तुरंत जो है इमीडिएट जो है किसी भी बीमारी का कारण बन जाते हैं तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज़ दे कॉज विल स्प्रेड विथ देम, है ना, क्योंकि वो माइक्रोब्स जो है कम्युनिटी के अंदर फैल रहे हैं और उसी के कारण से डिजीज़ जो है वो भी अपने साथ साथ स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे कोरोना की ही बात करो, है ना, तो कोरोना इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अगर अपने फैमिली में से किसी एक को हुआ तो सबको होगा, है ना। तो अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको भी होगा। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि इसके माइक्रोब्स जो है जिसको अपन वायरस कह रहे हैं, तो ये वायरस जो है बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर जाता है ना। तो इसी तरीके से थिंग्स टू पॉन्डर
डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन? क्या सभी बीमारियां ऐसी है जो किसी भी हेल्दी पर्सन जो है अगर किसी सिक पर्सन से कॉन्टैक्ट में आएगा तो उनको भी हो जाएगी, है ना? व्हाट आर द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? वो कौन सी डिजीज़ है जो एक दूसरे के साथ मिलने से या जल्दी कॉन्टैक्ट में आने से या किसी भी तरीके से स्प्रेड नहीं होती? हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीज एंड डोंट स्प्रेड बाय कनेक्ट विथ अ सिक पर्सन? है ना? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर अपने आप पैदा हो जाती है जो किसी भी व्यक्तिक पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं होती? ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो डिजीज देयर आर नॉट कॉजेज बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना? ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू नहीं होती है। देयर कॉजेज वेरी, बट इनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, है ना? इनका कारण जो है इन जो डिजीज़ का कारण वो माइक्रोब्स नहीं होते जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर फैल रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं। इंस्टीड दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, हो सकता है कि इसका रीज़न जो है वो इंटरनल इन्फेक्शियस कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक, है ना, एबनॉर्मेलिटीज़, है ना? कुछ जैसे कैंसर की बीमारी जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना? जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे को थोड़ी होगा क्या वो, लेकिन है ना वो हमारी खान पान, हमारे जो एक्सरसाइज नहीं करने की जो हमारी आदत है ना, उसके कारण से हमारी जो लग्जीरियस लाइफ है उस कारण से ये बीमारी होती है। तो यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीज वेयर द इमीडिएट कॉजेज विल नॉट बी इन्फेक्शियस, है ना? तो इमीडिएट कारण नहीं होते हैं, इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबल प्राइज, देखिए ये किसी साइंटिस्ट की जीवनी है ना? तो इन्होंने पेप्टिक अल्सर के बारे में कुछ बातें बता रखी है। फॉर मैनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर्स, है ना, जो अपने पेट के अंदर होते हैं, स्टमक के अंदर, पेप्टिक अल्सर्स। तो फॉर मैनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक द पेप्टिक अल्सर्स विच कॉजेज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड डुओडिनम वेयर बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल रीजन्स, है ना? कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि पेप्टिक अल्सर्स जो है वो एसिडिटी रिलेटेड पेन और स्टमक और डुओडिनम के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ना, वो जो है अपनी लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा हो जाता है। तो एवरीबडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लीड टू ए लॉट ऑफ एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक, और लोग बाग ये सोचते थे कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो उसके कारण से हमारी जो स्टमक है उसके अंदर बहुत सारा एसिड सिक्रेट हो जाता है और इवेंचुअली कॉजेज पेप्टिक अल्सर, और उसी कारण से इवेंचुअली जो है पेप्टिक अल्सर हो जाता है। देन टू ऑस्ट्रेलियन मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो दो ऑस्ट्रेलियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर जांच डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि जो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और वही जो है इस पेप्टिक अल्सर का कारण होता है। तो रॉबिन वार्नर, है ना, बॉर्न इन 1937 और अ पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ, है ना, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से ये है, और सॉ दीज स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया, उन्होंने सबसे पहले इन स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया को देखा इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इन मैनी पेशेंट, है ना, इस पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे पेशेंट थे, उनके जो स्टोमक है उसके लोअर पार्ट में इन बैक्टीरिया को देखा। ही नोटिस्ड दैट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दीज बैक्टीरिया, है ना, इस बैक्टीरिया के आसपास में इससे साइन जो है इन्फ्लेमेशन के, है ना, वो उनको दिखाई दिए। बेरी मार्शल, है ना, बेरी मार्शल बॉर्न इन 1951 अ यंग क्लिनिकल फेलो, है ना, बिकम इंटरेस्टेड इन वारेंस फाइंडिंग एंड सक्सीड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेस, है ना, उन्होंने इन सोर्सेस से इन बैक्टीरिया को कल्टिवेट किया, है ना। तो ये दो साइंटिस्ट इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की पेप्टिक अल्सर के ऊपर। इन ट्रीटमेंट स्टडीज
है ना, मार्शल एंड वारेन शोड दैट पेशेंट कुड बी cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach। तो उन्होंने कहा कि अगर पेशेंट के स्टोमक से इन बैक्टीरिया को अगर किल कर दिया जाए तो हम इन पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू दिस पायोनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वारेन, हम इन दोनों साइंटिस्ट का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कि पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रॉनिक, है ना, frequently disabling condition but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के कारण, इन दोनों की खोज के कारण हम इनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पेप्टिक अल्सर को क्रॉनिक डिजीज़ होने से और क्रॉनिक डिजीज़ की श्रेणी से इसको बाहर निकाला और एक छोटा सा इलाज करके एंटीबायोटिक के हेल्प से इस बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वारेन सीन इन द पिक्चर, ये दोनों पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये दोनों बंदे, तो रिसीव द नोबेल प्राइजेस फॉर, है ना, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005, है ना। तो 2005 के अंदर इनको ऐसी दी गई, है ना, नोबेल प्राइज दिया गया। तो द वे इन विच डिजीज स्प्रेड एंड द वे इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज़, है ना। बीमारियों के स्प्रेडिंग और उनका ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग कम्युनिटी लेवल पर अलग अलग तरीका हो सकता है ना। और अलग अलग बीमारी को किस तरीके से उसको क्योर किया जाए, उसको स्प्रेडिंग से रोका जाए, जैसे कोरोना को रोकने का भी यहाँ पर अपन सब जानते हैं कैसे हम इसको रोक सकते हैं। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, और एक ये भी इस पर भी डिपेंड होता है किसी भी बीमारी को रोकने में कि इसका इमीडिएट रीज़न या कॉज क्या है, इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। ओके, तो आज अपने इतना ही, कल अपन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।